My name is Gauri Gupta. I stay in Kalyan, Maharashtra, and I am teaching social studies subject from last 2 years. Yes. And I teach some school institutions and in my nearby cities classes also. Apart from this, today I will teach you political science, and in that my topic is fundamental rights. First of all, I will little bit brief you about constitution. So constitution, when our country was independent in 1947, so after that we need about our constitution. We think that कि हमारा भी कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए जिसके थ्रू हमारी कंट्री चल सके, स्मूथली रन कर सके. सो इस वजह से हमारे जो लीडर्स थे उनको ऐसे फील हुआ हमको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी पहले से था. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए टोटल 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज का समय लगा. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगा था वो लगा था 64 लाख रुपीज़. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कुछ जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ ऑलरेडी ले लिए थे प्रोविजंस वगैरह और फीचर्स वगैरह, बट कुछ फीचर्स और प्रोविजंस ऐसे थे जो कि हमने दूसरे कंट्रीज से लिए थे. तो उसमें से एक हमारा फंडामेंटल राइट था जो हमने लिया था यूएसए से, बट हमने एज इट इज़ यूएसए से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया. उसको हमने क्या किया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया कि जिससे कि हमारे कंट्री में कैसे फंडामेंटल राइट की नीड है. बिकॉज क्या प्रॉब्लम होता था, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में मोर देन 200 ईयर रूल किया तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि हम कुछ बोल नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. हमको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी. हम इंडियंस बिल्कुल शांत रखते थे. मतलब ब्रिटिशर्स अपना रूल करते थे तो वो इंडियंस को बिल्कुल बोलने नहीं देते थे. वो लोग इंडियंस को इंटरफेयर ही नहीं करने देते थे उनके डॉक्यूमेंट्री या किसी भी चीज़ों में, गवर्नेंस में. तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे लीडर्स ने उसको बनाया. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन हमने उसको एडॉप्ट उस दिन नहीं किया. हमने उसको एडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 में. रीज़न इसके पीछे का ये था कि जब हमारे आज़ादी लाइक स्वराज, ये वर्ड हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू बोला गया था. वो भी कब बोला गया था, जब उन्होंने सिंधु नदी के किनारे जब कांग्रेस का सेशन था तब उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड बोला था कि हमको स्वराज चाहिए, हमारा खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, हमें दूसरों के रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू नहीं चलना है. तो ये चीज़ उन्होंने 1930 में 26 जनवरी को की थी. इस वजह से क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी का वेट किया गया और उसको 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया हमने. 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 1949 में. इस वजह से उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं. सेकेंड थिंग, अभी हम फंडामेंटल राइट हमारा मेन जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड टोटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वन इज नाउ फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं. पार्ट 3 में दिए गए और इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. आर्टिकल 12 to 35 में टोटल फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, और ये जो हमने लिया है वो यूएसए से लिया है, बट एज इट इज़ नहीं कॉपी किया है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके कॉपी किया है. मीनिंग देखिए, फंडामेंटल राइट से ये हमको बाय बॉर्न मिलते हैं. जैसे ही हम जन्म लेते वैसे ही वो राइट्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. एक्चुअली ये नहीं होता तो जो हमारा लाइफ है वो जेल की तरह होता एक टाइप से. तो इस वजह से ये होना बहुत ज़रूरी था हम ह्यूमन बींग्स के लिए. इस वजह से इसको ऐड किया है. और ये बेसिकली देखिए, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. हाँ, फंडामेंटल राइट्स
ये जो है ये हम किसी भी इंडिया में किसी भी पर्सन को हम उसके जेंडर, उसके कास्ट, उसके क्रीड, उसके इन सारी चीज़ों के बेस पर हम उसको नहीं जज कर सकते, नहीं बोल सकते। अगर इन सारी चीज़ों के बीच में बोला गया तो वो इनडायरेक्टली ऐड हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, हमारा राइट वायलेट हुआ है। और राइट वायलेट हुआ है तो इस वजह से बहुत सारे पनिशमेंट भी है। और ये जो फंडामेंटल राइट है बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर है। हाँ, ये हमको ठीक है, जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी ने भी वायलेट किया तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, इसलिए ये जस्टिसिएबल है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे स्टेट, हमारे जो स्टेट कंट्री के द्वारा सेफगार्ड किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स सबके लिए सेम है, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है, सुपीरियर इन्फीरियर जैसा कोई भी फैक्ट नहीं है, इक्वल फॉर एवरीवन, अमेंडेबल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 238 एक आर्टिकल है जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं और ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू होता है। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं कर्फ्यू वगैरह लगने के बाद, लेकिन जो आर्टिकल 21 है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता क्योंकि वो हमें लाइफ जीने का अधिकार है। ये राइट टू लाइफ है जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। क्वालिफाइंग इन नेचर है फंडामेंटल राइट्स, और ये बेसिकली गवर्नमेंट को लिमिट लगाने के लिए बनाए गए हैं। सेकेंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे पहले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक और फंडामेंटल राइट था यहाँ पर, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे हमको फील हुआ जब कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इसके वजह से, तो इस वजह से ये राइट को रिमूव कर दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया, जो कि इसको रिमूव करके 44th अमेंडमेंट से इसको रिमूव किया और 300A आर्टिकल के थ्रू इसको ऐड किया गया लीगल राइट्स के थ्रू। तो अभी फ़िलहाल हम ये 6 राइट्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये 6 राइट्स है प्रेजेंट टाइम में। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी ईच एंड एवरी वन इज सेम, और हम जो ह्यूमन बींग्स है सबके लिए सेम अधिकार दिए गए हैं। मेन वुमेन जैसा कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर मेन जॉब पे जा सकते हैं तो वुमेन्स भी जा सकती हैं, अगर मेंस को उतना वेजेस है तो वुमेन्स को भी उतना वेजेस है। बेसिकली ये इक्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है ये राइट। और सेकेंड थिंग, हमारे इंडिया में जो पहले अनटचेबिलिटी वाला जो व्यवहार होता था वो सारी चीज़ों को आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के थ्रू रिमूव किया गया। अनटचेबिलिटी जैसा अभी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे इक्वल हैं। सेकेंड थिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इंडिया में जो टाइटल्स वगैरह पहले लगा करते थे लाइक राजा महाराजा, वो सारी चीज़ें निकाल दी गई। अब ये राजा महाराजाओं वाला टाइटल भी नहीं होता और ये सारी चीज़ें भी नहीं लगा सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एंड प्रोफेशनल टाइटल्स लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक डॉक्टर तुम लगा सकते हो, लॉयर तुम लगा सकते हो, उसके बाद जनरल मेजर, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। बट राजा महाराजा महाराणा ये सारे टाइटल्स अभी हमारे इंडिया में नहीं चलते हैं क्योंकि उसको निकाल दिया गया है। तो ये राइट टू इक्वालिटी था हमारा। सेकेंड थिंग, राइट टू फ्रीडम। देखिए, राइट टू फ्रीडम मतलब हम अगर हमारे माइंड में कोई थॉट आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं राइट टू प्राइवेसी के थ्रू। सेकेंड वन इज़ राइट टू असेंबल पीसफुली। हाँ, हम कहीं भी अगर हम चाहते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप बना के खड़े होना है, हमको यहाँ पे पार्क में जाना है, डेफिनेटली वी कैन, हम जा सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट होता है। वो ये लिमिट है कि हमारे हाथ में कोई भी तरह का आर्म्ड वगैरह या हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए। पीसफुली जहाँ भी हमको असेंबल होना है पीसफुली होना है। अगर हमको कोई ग्रुप, कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन फॉर्म करना है, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, हमको बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। और ये राइट के थ्रू हमको ये भी है कि हम इंडिया के किसी भी
कोने में जाके रह सकते हैं। अक्रॉस इंडिया हम किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, वहाँ पे कमा सकते हैं, खा सकते हैं और बिल्कुल फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो हमको महाराष्ट्र में ही रहना है, हम गुजरात स्टेट के हैं तो हमको गुजरात में ही रहना है, ऐसा नहीं है। हमको जहाँ रहना है हम रह सकते हैं, लेकिन पीसफुली। फ्रीडम टू, हाँ ये तो हो गया। हाँ, अगर हमको कहीं भी दूसरे, समझो अगर हम रहते हैं महाराष्ट्र में, हमको अगर किसी और स्टेट में जाके कोई एजुकेशन परस्यू करना है या हमको कोई डिग्री लेनी है, हमको दिल्ली में जाके रहना है, हमको वहाँ पे जाके पढ़ना है, हमको वहाँ से हमारा एजुकेशन कंप्लीट करना है, वी कैन, हम कर सकते हैं डेफिनेटली। हमको ये भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगली दे रखा है। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें क्या होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हमारे इंडिया में आर्टिकल 23 के थ्रू ये बताया जाता है कि हम किसी भी चिल्ड्रन के ऊपर फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। अगर वो चिल्ड्रन या बच्चा 6 to 14 ईयर्स के बीच में है, हम उसको फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, हम उस पर कोई फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको काम करना है। वो स्टूडेंट्स के पास एक राइट होता है, राइट टू एजुकेशन, जो हमारे आर्टिकल 21A के थ्रू ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कंपलसरी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द इंडिया और चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया। सेकेंड थिंग, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंडिया में फोर्स्ड लेबर, हम किसी भी लेबर को फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे ऊपर केस भी फाइल हो सकता है, तो हम फोर्सफुली काम भी नहीं करा सकते। अगर वो लेबर स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से काम करना चाहता है तो डेफिनेटली वेलकम है, लेकिन फोर्सफुली हम ये सब नहीं करवा सकते हैं। और किसी भी, और जो छोटे बच्चे उनको हम बेसिक, सबसे मेन मतलब हम उनको किसी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज़ लाइक किसी भी स्मोकिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया या फिर किसी भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करा सकते हैं जो उनके लिए हार्मफुल है, उनके बॉडी के लिए। ये सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी काम नहीं करा सकते। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमको इंडिया में, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सो दैट्स वाई वी कैन फॉलो each religion what we want to do. If I want to go to mosque, I will go. If I want to go to church, I will go. I have freedom to follow any religion. अगर हमको चर्च में जाना है, हम जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन या प्रतिबंध नहीं है। हमको जिस भी मंदिर में जाना है मंदिर में जा सकते हैं। मतलब इंडिया सेक्युलर कंट्री है, इस वजह से हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमको एसोसिएशन बनाना है, हम एसोसिएशन बना सकते हैं। और रिलीजन के थ्रू ये हमको ये भी है कि हम, गवर्नमेंट हमसे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं ले सकती है इन चीज़ों के लिए। अगर हमको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, गवर्नमेंट कांट टेक टैक्स फॉर दिस। मतलब हम विदाउट टैक्स फ्रीडम के साथ हम रिलीजियस एसोसिएशन भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए जैसे राजस्थान, अब राजस्थान या फिर समझ लो गुजरात का जो एरिया है, गुजरात में बेसिकली गरबा ये फेमस डांस फॉर्म है। महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म है लावनी। तो ये जो है ये आज भी लोग करते हैं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और लोग आज भी करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखने के लिए करते हैं। हमारे स्क्रिप्ट लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के स्क्रिप्ट आज भी वैसे के वैसे उनके म्यूजियम में रखे गए, उनकी मुद्राएं, उनके कॉइन्स, ये सारी चीज़ें आज भी म्यूजियम में संभाल के रखे। तो ये क्यों रखे? हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखने के लिए रखे। आज भी हरियाणा पंजाब में भांगड़ा नृत्य परफॉर्म करते हैं वो लोग, वहाँ का फेमस है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए होती है कि हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखें। नाउ रिलीजियस प्रैक्टिस, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी एक भी राइट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम डेफिनेटली रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिलीजन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि हम एक दूसरे रिलीजन से दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकते। अगर हमारा मन जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, right to constitutional remedies. According to this right, this is the main Dr. B.R. Ambedkar said this is the heart and soul of the constitution.
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। हम इसमें रिट्स दिए गए हैं, जो आर्टिकल रिट्स दिए गए हैं जो आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं अगर किसी ने भी हमारे राइट को वायलेट किया तो सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के थ्रू हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं अगर हमारे एक भी राइट का वायलेशन होता है तो। सेकेंड थिंग, ये जो राइट है ये हमारे आर्टिकल 14 to 18 में है, राइट टू इक्वालिटी। ये हमारे आर्टिकल 19 to 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30। and last one is article 32, right to constitutional remedies. So today I am explained your fundamental rights. And this is the question for you people. This is homework question for you people. I have already explained you this question, and if you know this question's answer you can write in comment. After that, thank you for this my lecture, and if you have any kind of doubt, so you can ask me without hesitation. Thank you so much.